नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है ड्यूअलिज्म एंड डाइकोटमी। ठीक है। लैटिन वर्ड में ड्यूअलिज्म का मतलब होता है डुओ मीन्स टू। ठीक। तो जानते हैं ड्यूअलिज्म का डेफिनेशन क्या है। टू वे ऑफ थिंकिंग अपॉन सिंगल इशू, मतलब एक सिंगल इश्यू पे दो तरीके से सोचने को हम ड्यूअलिज्म कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ थॉट्स इन इनटू टू कॉन्स्ट्रक्ट वे। ठीक है, मतलब एक विपरीत दिशा में किसी एक चीज पे अगर आप दो विपरीत दिशा में सोचते हैं, ठीक है, उसे हम ड्युअलिज्म कहते हैं। डिवीजन ऑफ समथिंग या फिर सब्जेक्ट इनटू टू अपोजिट एक्सपेक्ट, मतलब किसी एक सब्जेक्ट को या किसी चीज को दो एक्सपेक्ट में अगर अपोज्ड एक्सपेक्ट में देखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्युअलिज्म। ठीक। Two or more type of thinking upon a single issue and upon a single platform is called dualism. ठीक। and branching according to different of thoughts is called dichotomy। ठीक है, मतलब ये जो अलग अलग जो ये क्या बोलते हैं, जो सिंगल इश्यू पे जो अलग अलग जो सोच है, ठीक है, तो ये जो अलग अलग जो सोच है उसके ब्रांच को हम क्या कहते हैं, डाइकोटमी। ठीक है, मतलब एक तरह का सोच जो हो गया वो एक ब्रांच हो गया, दूसरे तरह का सोच जो हो गया वो दूसरा ब्रांच हो गया। ठीक है, तो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, डाइकोटमी। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी। अच्छा ठीक है, ये इसको मत देखिए, यहाँ पे है ना। डेवलपमेंट ऑफ ड्यूअलिज्म कैसे हुआ ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ये जो ये जो इश्यू था, जनरल ज्योग्राफी, यूनिवर्सल ज्योग्राफी वर्सेस स्पेशल, पर्टिकुलर या रीजनल ज्योग्राफी, इसको मोस्ट प्रोबेबली रेज्ड किया था किसने, वर्नियस ने। कब, 17th सेंचुरी में। ठीक है। ठीक। अभी जो डुअलिज्म है ज्योग्राफी में, ये इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, तो ये हुआ था आपका 7th से 18th सेंचुरी में। मतलब उस समय पे नहीं हुआ था, ये हुआ था मतलब 7th से लेके 18th सेंचुरी तक क्या था कि ज्योग्राफी में एक यूनिटी था, यूनिवर्सल ज्योग्राफी था, मतलब एक जनरल ज्योग्राफी था। ठीक है, कोई उसमें अलग अलग डाइकोटमी या डुअलिज्म ये सब नहीं आता था। ठीक है। फिर 19th सेंचुरी में डुअलिज्म आने लगा। ठीक है। फिर 20th सेंचुरी में डाइकोटमी आया, है ना, मतलब उसका फिर अलग अलग ब्रांच बनने लगा। ठीक है। पहले मतलब ब्रांच क्रिएट हो रहा था, एक ही मतलब एक ही ज्योग्राफी को लेके अलग अलग सोच बन रहा था, लेकिन अलग अलग ब्रांच जो है आपका 20th सेंचुरी में बनना चालू हुआ। ठीक। अब जानते हैं डाइकोटमी किस किस तरह का है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो मेथडोलॉजी के बेसिस पे आपका जैसे जो ज्योग्राफी है उसको डिवाइड किया गया है। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है, जनरल ज्योग्राफी वर्सेस स्पेशल ज्योग्राफी, एनालिटिकल ज्योग्राफी वर्सेस सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, मोनोलिथिक वर्सेस नोमेडिलिथिक, नोमेडिथिक, ठीक है, नोमेडिथिक थिक ज्योग्राफी। ठीक। फॉर्मल रीजन ज्योग्राफी वर्सेस फंक्शनल रीजन ज्योग्राफी, है ना। तो इस बेसिस पे मेथडोलॉजी की बेसिस पे ज्योग्राफी को इस तरीके से बांटा गया है। मतलब इस तरह का ब्रांच है ना। फिर कंटेंट के बेसिस पे फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ डाइवर्सिटी वर्सेस ज्योग्राफी ऑफ डिस्पैरिटी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी वर्सेस कॉन्टेम्प्रेरी ज्योग्राफी, और फिलोसफिकल एक्सपेक्ट के बेसिस पे डाइकोटमी कैसे हुआ ज्योग्राफी का, डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म, थियोरेटिकल ज्योग्राफी वर्सेस अप्लाइड ज्योग्राफी। ठीक। अब ये जो भी ज्योग्राफी है इसको हम अब डिटेल में समझते हैं, और इसको लेके जितने भी जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने क्या क्या बात कहा उसको भी हम जानते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं जनरल ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये जो भी ये मैं यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं ना, ये सारा मेरा नोट्स का फोटो कॉपी है, मतलब फोटो है, इमेज है। ठीक है। अगर आप इसका मतलब नोट्स चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, है ना। लेकिन याद रखिएगा खुद का नोट्स जरूर बनाइए, है ना। मेरा तो लिखा हुआ जो है थोड़ा सा रफली है, कहीं कहीं पे कुछ काट काट के मैंने फिर उसको सुधारा है। ठीक है, जितने बार मैंने पढ़ा है उतने बार मैंने उसको काट के और नए तरीके से सुधारने की कोशिश किया, इसलिए ना थोड़ा सा हौच पौच सा है। मैंने इसको पीपीटी इसलिए तैयार नहीं किया क्योंकि इतना सारा मैं अगर लिखता तो मैं बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, इसलिए मैंने अपने नोट्स का जो फोटो कॉपी है, मतलब इमेज है, फोटो है, उसको खींच के मैंने डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको बस समझने से लेना देना है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये जो लिखावट है अगर ये आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा है तो आप जो मेरा नोट्स है
उसको देख लीजिएगा और थोड़ा बहुत धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा, और खुद का नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना। तो अब हम जानते हैं, समझते हैं जनरल ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये जो इशू था जनरल ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी, इसे रेस किया था वर्नियस ने, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बोला गया था? इन जनरल ज्योग्राफी वर्ल्ड कंसीडर एज ए यूनिट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल लॉ, ठीक है, या जनरल प्रिंसिपल या जेनरिक कॉन्सेप्ट। मतलब ये कहा जा रहा है कि जनरल ज्योग्राफी जो है उसमें दुनिया को पूरा एक यूनिट की तरह लिया जाता था, ठीक है। और एक एक जनरल लॉ क्रिएट किया जाता था, एक जनरल प्रिंसिपल क्रिएट किया जाता था, ठीक है। और वो जो जनरल लॉ और जनरल प्रिंसिपल है वो हर जगह उसी प्रिंसिपल के सिद्धांत पे सोचा जाता है या उसी के सिद्धांत पे उसे देखा जाता है, ठीक है। ये होता है जनरल ज्योग्राफी। एग्जाम्पल के लिए, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू डेविस ऑल प्लेन फॉर्मेशन फ्रॉम माउंटेन आर सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब डेविस के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो प्लेन फॉर्मेशन जितना भी जगहों में हुआ फ्रॉम माउंटेन, माउंटेन से जो प्लेन फॉर्मेशन हुआ वो सारा का सारा सेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया में कहीं भी जाइए, प्लेन फॉर्मेशन जो माउंटेन से हुआ सेम प्रोसेस से हुआ, ठीक है। रीजनल ज्योग्राफी में क्या कहते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ ए रीजन, ठीक है। मतलब किसी रीजन का ज्योग्राफी को स्टडी करना, वो रीजनल ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। इन दिस ज्योग्राफी ह्यूमन पोजीशन आर गिव इम्पोर्टेंस। मतलब रीजनल ज्योग्राफी में ह्यूमन को वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है, ह्यूमन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इट इज़ डिफरेंट टू फॉर्मुलेट जनरल लॉ एंड प्रिंसिपल। रीजनल ज्योग्राफी में का ये कहना है कि एक एक जनरल लॉ या फिर एक ही प्रिंसिपल सभी जगह के लिए बनाना ये डिफिकल्ट है, ठीक है। ह्यूमन आर एबल टू चेंज द सिचुएशन बाई सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो इंसान है वो, उसके पास इतना काबिलियत है कि वो अपने सिचुएशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। उसका जो सिविलाइजेशन है उसको आपने देखा होगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है उसके जरिए वो जो सिचुएशन है वो चेंज कर लेता है, ठीक है। माहौल जो है, अपना एनवायरनमेंट है, उसको अपने मुताबिक ढाल लेता है। एग्जाम्पल क्या दिया है? Israel is a desert area, but due to technological advancement, agriculture is possible in this region। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि भाई इसराइल जो है डेजर्ट एरिया है, ठीक है, वहाँ पे पानी का कमी है, लेकिन उनका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है एग्रीकल्चर में, इस वजह से क्या है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर उस रीजन में पॉसिबल है। बट द सेम क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द अदर कंट्री आर नॉट एबल टू डू एग्रीकल्चर ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निक, ठीक है, टेक्नोलॉजी। मतलब ये कह रहा है कि भाई और दूसरी तरफ उसी ही रीजन, उसी ही लेटीट्यूड में जो अदर जो कंट्री है, उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना होने की वजह से वो एग्रीकल्चर कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बोथ कंट्री सिविलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आर डिफरेंट, सो देर इज नो जनरल लॉ एंड प्रिंसिपल, ठीक है। ये कह रहा है कि जो भी, मतलब उसी लेटीट्यूड में जो भी बोथ कंट्री है, जैसे इसराइल हो गया और वही एक उसी लेटीट्यूड में कोई जो दूसरा कंट्री है, ठीक है, उनका जो सिविलाइजेशन है, उनका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आप एक जनरल लॉ या जनरल प्रिंसिपल नहीं आप बना सकते या डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये है रीजनल ज्योग्राफी, ठीक। यहाँ पे एक चीज है और मैं आपको समझा देता हूँ, ये टू वे टू मेक ज्योग्राफी प्रिंसिपल। मतलब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये अभी सब जगह पे अप्लाई होगा ये, ठीक है। तो कौन कौन सा मेथड? एक इंडक्टिव मेथड और एक है आपका डिडक्टिव मेथड। ये बहुत जगह यूज होगा, है ना। तो इंडक्टिव मेथड उसे कहते हैं कि पर्टिकुलर स्टडी से लेके आप एक जनरल ज्योग्राफिकल लॉ बनाते हैं। मतलब आप किसी एक रीजन को आप स्टडी करते हैं और उसको पढ़ने के बाद में आप एक पूरे यूनिवर्सल लॉ और एक जनरल ज्योग्राफिकल लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मेथड को कहते हैं इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव मेथड जो होता है वो जस्ट इसका उल्टा होता है। आप स्टडी करते हैं जनरल ज्योग्राफी लॉ को, ठीक है, और आप बनाते हैं पर्टिकुलर ज्योग्राफी लॉ। मतलब आपने जो भी यूनिवर्सल जो भी ज्योग्राफी है उसको आपने पढ़ा और एक किसी रीजन के लिए एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी लॉ बना रहे हैं, ठीक है। मतलब जनरल से आप पर्टिकुलर लॉ बना रहे हैं तो डिडक्टिव मेथड हो गया, और किसी पर्टिकुलर रीजन को स्टडी करने के बाद आप एक पूरा जनरल लॉ बना रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए लॉ बना रहे हैं, तो वो हो गया मेथड आपका इंडक्टिव मेथड, ठीक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे छोटे से जगहों को स्टडी करके
पूरा दुनिया का लॉ डिसाइड कर रहे हैं, वैसे ही बड़े से दुनिया को स्टडी करके किसी छोटे रीजन के लिए आप लॉ बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये मेथड आपका इंडक्टिव मेथड हो गया, ये हो गया आपका डिडक्टिव मेथड। ठीक, ये यूज होगा बहुत जगह अभी आगे, इंडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड। तो बार बार मैं वहां पे ये नहीं बताता रहूंगा, बस आप ये समझ जाना इंडक्टिव मेथड है तो मतलब पर्टिकुलर टू जनरल लॉ क्रिएट हो रहा है, डिडक्टिव मेथड है तो जनरल लॉ से आप पर्टिकुलर या रीजनल, हाँ पर्टिकुलर जगह का लॉ आप ज्योग्राफिकल लॉ बना रहे है ना। अब ये जो आपका रीजनल और क्या बोलते हैं, कौन सा लॉ था, ज्योग्राफी था, जनरल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी है, उसको लेके और जो भी ज्योग्राफर्स थे उन्होंने क्या क्या बोला। ठीक है, तो हम्बोल्ट जो थे उन्होंने क्या कहा। ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया थ्योरी ऑफ ड्यूअलिज्म। ठीक है, उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, ही गिव इंपॉर्टेंस टू रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, जनरल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी था, उसमें से हम्बोल्ट ने रीजनल ज्योग्राफी को सपोर्ट किया। ठीक है, उनका मानना था, उनका भरोसा था, ही बिलीव इंडक्टिव मेथड। ठीक है, मतलब मैंने बता दिया इंडक्टिव मेथड क्या होता है। ठीक है, एंड एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पेरिकल मेथड ऑफ रिसर्च। इम्पेरिकल मेथड ऑफ रिसर्च मतलब डेटा इकट्ठा करना। ठीक है, जगह में जाके एक तरह से एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, वो आपका इम्पेरिकल मेथड होगा, ये भी बहुत जगह में आगे यूज होगा, है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन। ठीक है, मतलब अलग अलग रीजन का कंपेरेटिव स्टडी करना। ठीक है, ये काम मतलब हम्बोल्ट कह रहे थे। ठीक है, ही से ज्योग्राफी डील्स विद इंटर रिलेशनशिप ऑफ फेनोमिना दैट एग्जिस्ट टुगेदर इन एन एरिया। मतलब इनका कहना है कि ज्योग्राफी जो है वो डील करता है अलग अलग जो इवेंट है, फेनोमिना है, इंसिडेंट है। ठीक है, किसी एक एरिया में। ठीक है, तो उसके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है उससे डील करना ज्योग्राफी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए रेन का क्या इफेक्ट है, रेन क्या है, रेन टेम्परेचर ये सब क्या है, आपका फेनोमेना इंसिडेंट है। ठीक है, तो रेन का इफेक्ट टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर का इफेक्ट सॉइल पे क्या हो रहा है, सॉइल का इफेक्ट वेजिटेशन पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो इंटर रिलेशनशिप अलग अलग फेनोमेना का है किसी एरिया का, वो है काम ज्योग्राफी का डील करने का। ठीक है, ही से जोग्राफर्स टू फाइंड आउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब है ना, मीन्स टू फाइंड द जनरल लॉ बाय इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट इंसिडेंट। मतलब ये कह रहा है कि आप अलग अलग जो भी इंसिडेंट हो रहा है या जो भी अलग अलग डाइवर्सिटी है उन सब में क्या समानताएं हैं, यूनिटी है, उसको खोजना। ठीक है, और एक जनरल लॉ बनाना। ठीक है, बाय इंटरकनेक्शन डिफरेंट इंसिडेंट को। ठीक है, ये है आपका जोग्राफर्स का काम। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया हम्बोल्ट का बात। ठीक, फिर जानते हैं कार्ल रिटर जो है वो क्या कहते हैं। तो उन्होंने भी इंपॉर्टेंस दिया रीजनल ज्योग्राफी को। ठीक है, ही वॉज टेलियोलॉजिस्ट, बिलीव दैट एवरीथिंग हैज अ स्पेशल पर्पस। मतलब उनका मानना है कि भाई हर एक चीज का एक स्पेशल पर्पस होता है। ही स्ट्रेस द नीड फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना एज अ होल एज इन अ पार्ट। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि भाई हमको किसी भी नेचुरल फेनोमिना को स्टडी करना है ऐसा होल, फिर उसको एज इन अ पार्ट में, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी फिर स्टडी करना है इन ऑर्डर टू कंप्रिहेंड द इनहेरेंट प्लान। ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रीजन, मतलब हर एक वही चीज है, मतलब अलग अलग रीजन का कंपेरेटिव स्टडी करना है और उन सभी चीजों में इंटरकनेक्शन खोजना है। ठीक, aerial phenomena are so interrelated as to give to the uniqueness of the area as individual unit। मतलब एरियल फेनोमेना मतलब किसी एरिया में कोई इंसिडेंट या इवेंट हुआ है। ठीक है, तो उसको आपको इंटर रिलेट करना है एक दूसरे से, अलग अलग जगहों में जो भी अलग अलग इंसिडेंट या इवेंट हो रहा है उनके बीच में आपको इंटर रिलेशन खोजना है और आपको कुछ यूनिकनेस खोजना है उस एरिया का एज अ इंडिविजुअल यूनिट, है ना। ये कार रिटर ने इस चीज पे भी जोर दिया। ठीक है, ही बिलीव इन द सेंट्रलिटी ऑफ द रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी के सेंट्रलिटी पे फोकस करना। ही से गोल ऑफ ज्योग्राफर। ठीक है, ज्योग्राफर्स का गोल क्या होना चाहिए, द कनेक्शन ऑफ प्लेस विथ प्लेस एंड लॉ विच बाइंड टुगेदर लोकल एंड जनरल फेनोमिना ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब ये कह रहा है कि ज्योग्राफर का गोल ये होना चाहिए कि एक प्लेस का कनेक्शन दूसरे प्लेस से हो एंड द लॉ, और एक ऐसा लॉ हो जो लोकल और जो जनरल इवेंट हो रहा है अर्थ सरफेस में उसको एक कर सके, उसको एक साथ जोड़ सके, बाइंड टुगेदर कर सके। ठीक है,
अब रेटल जो है, रेडजल जो है वो क्या कहते हैं इस बारे में, ठीक है। तो ये जो है ये बाकी जो दो जोग्राफर्स के जो मैंने नाम बताए उनके विपरीत थे, ठीक है। वो लोग इंडक्टिव मेथड को यूज करते थे और रीजनल ज्योग्राफी को इंपॉर्टेंस देते थे। तो रेडजल जो थे वो डिडक्टिव मेथड को यूज करते थे। डिडक्टिव मेथड समझ में आ रहा है ना, जनरल ज्योग्राफी से रीजनल, ठीक है, मतलब पूरा बाहर को स्टडी करो और पर्टिकुलर एरिया के लिए लॉ बनाओ, ठीक है। तो डिडक्टिव मेथड यही होता है ना। तो डिडक्टिव मेथड का वो यूज करते थे और साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंस देते थे जनरल ज्योग्राफी को। इसके पहले वाले लोग क्या थे, वो लोग रीजनल ज्योग्राफी को इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। तो ये जनरल ज्योग्राफी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करते थे कि कंपेयर लाइफ स्टाइल ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स एंड नेशंस, अलग अलग जो ट्राइब्स है उनके लाइफ स्टाइल को स्टडी करते थे, ठीक है। ही अप्लाइड डार्विन कॉन्सेप्ट टू ह्यूमन सोसाइटी, डार्विन के कॉन्सेप्ट को ये ह्यूमन सोसाइटीज पे अप्लाई करते थे और ये मानते थे ही कंसिडर्ड ह्यूमन एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर ऑफ एन एरिया, ठीक है। ह्यूमन जो है कोई ताकतवर चीज नहीं है, वो नेचर के अंदर में ही एक हिस्सा है, नेचर का एक इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। सजेस्ट दैट ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग मस्ट स्ट्रगल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, वो ये मानते हैं कि भाई जो भी ह्यूमन है, ग्रुप ऑफ ह्यूमन है, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइवल करने के लिए, ठीक है। तो आप ये मत भूलिए कि ह्यूमन जो है वो नेचर पे हावी हो जाता है या नेचर से बड़ा है, ऐसा नहीं, ठीक है। अब विडाल डिला ब्लाज, ये विडाल डिला ब्लाज जो है ये क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये रेडजल के विपरीत है, वो बोलते हैं कि रेडजल नॉट करेक्ट, ठीक है। ये विडाल डिला ब्लाज जो है वो रीजनल ज्योग्राफी को इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं ही वॉज कन्विंस दैट स्मॉल रीजन आर द आइडियल यूनिट टू स्टडी, मतलब जो स्मॉल रीजन है उसको आपको एक आइडियल यूनिट की तरह स्टडी करना चाहिए, है ना। और इस पे टू जोग्राफर्स को ट्रेन करना चाहिए इन जोग्राफिकल स्टडीज, ठीक है ना। तो जोग्राफिकल स्टडीज के लिए जोग्राफर्स को ट्रेन करना चाहिए किसी स्मॉल रीजन को एक तरह से आइडियल यूनिट मान के, ठीक है। साथ ही साथ जो विडाल डीला ब्लाच है वो इंडक्टिव मेथड का यूज करते थे, ठीक है, स्टडी करने के लिए। अकॉर्डिंग टू विडाल डिला ब्लाच, मैन एंड नेचर आर इंसेपरेबल एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश द इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन नेचर। उनका मानना यह है कि इंसान और जो नेचर है वो इनसेपरेबल है, वो दोनों अलग नहीं है। और उन दोनों को अलग करके ये बोलना कि मैन का इन्फ्लुएंस नेचर पे क्या है और नेचर का इन्फ्लुएंस मैन पे क्या है, ये बोलना, ये डिस्टिंग्विश करना नॉट पॉसिबल, ठीक है। द टू इन्फ्लुएंसेस फ्यूजेस, जबकि ये कह रहा है कि ये जो भी प्रभाव है इंसान का नेचर पे और नेचर का इंसान पे, ये दोनों इन दोनों क्या है, फ्यूज है, दोनों एक दूसरे से मिला जुला है। ये आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। द एरिया ऑन विच सच एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर हैज डेवलप्ड थ्रू द सेंचुरीज कंस्टिट्यूट्स अ रीजन, मतलब ये कह रहा है कि जो एरिया है जिसपे ऐसा जो इंटीमेट रिलेशनशिप बना है आदमी का और नेचर का, जो डेवलप हुआ है, इसे बनने में सदियों लग गया है, ठीक है। और इससे रीजन का मतलब एक रीजन कंस्टिट्यूट हुआ है, बना है, इसकी वजह से रीजन बनता है, ठीक है। मतलब ये इंसान और जो आदमी है, इंसान और जो नेचर है, वो दोनों एक साथ रहे हैं और कई सदियों से रहे हैं और इसी से ही आपका रीजन बनता है, ये कह रहा है, ठीक है। द स्टडी ऑफ सच रीजन ईच वन ऑफ विच इज यूनिक शुड बी द टास्क ऑफ अ जोग्राफर, मतलब ये कह रहे हैं कि उन सब जगहों को पढ़ना, स्टडी करना, ठीक है, और उनमें क्या यूनिकनेस है, ठीक है। तो यही जो टास्क है जोग्राफर का, एक टास्क है, ठीक है, उन सब रीजन को पढ़ना समझना, ठीक है। ये जोग्राफर का टास्क है, ये किसका कहना है, विडाल डिला ब्लाच का। विडाल डिला ब्लाच ने और क्या कहा, ही आर्ग्यूड रीजनल ज्योग्राफी एज अ कोर ऑफ डिसिप्लिन, वो मानते हैं कि जो रीजनल ज्योग्राफी है वो जो ज्योग्राफी का कोर है, ठीक है। और उन्होंने कुछ इस तरह से स्टडी करना चालू किया, ठीक है। मतलब वही कुछ एक मैट्रिक्स वाला कुछ चार्ट बनाया, एक साइड में जनरल ज्योग्राफी रखा, एक साइड में रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। रीजन का नाम जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है।
और जनरल ज्योग्राफी मतलब उस जगह के लिए लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, प्लांट, ये सब क्या क्या है। फिर फिर अलग अलग जगह में क्या क्या होता है कि भाई नॉर्थ अमेरिका में किस तरह का लैंडफॉर्म मिलता है, साउथ अमेरिका में किधर पे क्लाइमेट कंडीशन कैसे कैसा है, प्लांट किस किस तरह का मिलता है, सॉइल वहाँ पे कैसा कैसा है, ठीक है, रेन कैसा हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या, इस चार्ट से फिर हमको क्या पता चलेगा, हर एक जगह का एक यूनिकनेस हमको समझ में आएगा। ठीक है, इस चार्ट से। तो ये विडाल डिला ब्लाच इस मेथड से काम करते थे। ठीक है, अब ये जो रीजनल ज्योग्राफी और जो जनरल ज्योग्राफी का जो ये बात हो रहा है, विरोध हो रहा है, मतलब ये इन दोनों में जो एक झगड़ा चल रहा है, तो उसका क्रिटिसिज्म क्या है। ठीक है, तो जो एक ब्रांचेस करके थे, उन्होंने ये कहा, मतलब क्रिटिसिज्म क्या है, ब्रांचेस, ये ब्रांचेस कोई है नहीं, ये ब्रांचेस है ना। तो क्रिटिसिज्म क्या है, तो ब्रांचेस ऑफ जनरल ज्योग्राफी आर कनेक्टेड टू रीजनल ज्योग्राफी, मतलब ये कहा जा रहा है कि आप जनरल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी को अलग मत देखिए। रीजनल ज्योग्राफी और जनरल ज्योग्राफी का जो ब्रांच है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, वो अलग नहीं है। बेरी जो है, उन्होंने क्या कहा, बेरी से जनरल ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी आर नॉट सेपरेट बट इट इज अ टू एक्सट्रीम ऑफ वन सब्जेक्ट, मतलब वही है, वही बात कहा कि जनरल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी अलग नहीं है, ये एक तरह से क्या बोलते हैं, दो एक्सट्रीम है एक सब्जेक्ट के। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट के ये क्या है, दो एक्सट्रीम है। ठीक है, ये बेरी का कहना है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जनरल ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी। अब आगे देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, ये क्या चीज़ है, इसके बीच में क्या है, कौन कौन से इसके सपोर्टर है। ठीक है, और क्या क्या उन्होंने कहा। तो विडाल डीला जो ब्लाच है, उन्होंने गिव इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया ड्यू टू कल्चरल टेक्नोलॉजी ऑफ ह्यूमन कैन इफेक्ट द फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब वो मानते हैं कि इंसान जो है अपने कल्चर, अपने टेक्नोलॉजी से फिजिकल ज्योग्राफी को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ह्यूमन डोमिसाइल कैन इफेक्ट चेंज द फिजिकल एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी। ठीक है, मतलब इंसान जो है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को, फिजिकल ज्योग्राफी को चेंज कर सकता है। सो इन ज्योग्राफी ह्यूमन बी मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब ज्योग्राफी में ह्यूमन जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल, बाय टेक्नोलॉजी फूड प्रोडक्शन इंक्रीज वेयर फूड इज लैक सिमिलरिटी फॉर डिजीज ऑल्सो, मतलब ये कह रहा है एग्जाम्पल के लिए कि टेक्नोलॉजी से आप फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं जहाँ पे भी फूड का कमी हो। सिमिलरली डिसीज के लिए भी, कि भाई जहाँ पे बीमारी है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, अगर आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो अच्छा अच्छा नया नया मेडिसिन बना सकते हो। ठीक है, ये कहा है विडाल डी लाप्लास ने। और फिजिकल ज्योग्राफी क्या चीज़ है, फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी को इंपॉर्टेंस दिया गया है और उसको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से सपोर्टर हैं, डेविस और कोपेन। ठीक है, रेड जेल, तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है, तो ये तीन है। ठीक है, तो रेड जेल ने कहा क्या कहा, ह्यूमन इज एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ नेचर, मतलब ह्यूमन जो है नेचर का इंट्रीगल पार्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल एनवायरनमेंट इट इज फिजिकल एनवायरनमेंट इट डिसाइड द ह्यूमन कल्चर सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये कह रहा है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन का कल्चर, ह्यूमन का सिविलाइजेशन और ह्यूमन का टेक्नोलॉजी जो है उसको डिसाइड करता है ना। हैटिंगटन ने क्या कहा, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज मैनी सिविलाइजेशन ऑल्सो चेंज, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कई सारे सिविलाइजेशन है वो चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें एग्जाम्पल क्या दिया, सिविलाइजेशन अक्रॉस द रिवर, यहाँ पे रिवर है ना, यहाँ पे थोड़ा सा वो है, वो नोट्स में देखेंगे ना आपको दिख जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सिविलाइजेशन अक्रॉस द रिवर जनरेट एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिवर्स, रिवर कंडीशन दे लिव द एरिया ऑल्सो, मतलब ये कह रहा है कि कई सारे जो भी सिविलाइजेशन थे जो नदियों के किनारे में बसे थे, तो नदियों की वजह से कई सारे सिविलाइजेशन बने भी, और नदियों के खत्म हो जाने से कई सारे सिविलाइजेशन खत्म भी हो गए। ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए कि नदी में बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, या नॉर्मल है तो वहाँ पे सिविलाइजेशन अच्छा फल फूल रहा है, बस रहा है। मान लीजिए सूखा आ गया तो भाई सिविलाइजेशन खत्म हो गया, या बाढ़ आ गया तो भी उनका सिविलाइजेशन खत्म हो गया, है ना। तो हैटिंगटन का मानना यह है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मतलब कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से उन्होंने जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है, अब ये जो क्रिटिसिज्म है ये ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के बीच में जो हो रहा है उसको लेके क्या था,
तो उसको लेके हार्थस्टोन ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी कैन अफेक्ट ईच अदर, मतलब भाई ये जो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी है अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को दे आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, नो कंक्लूजन विल बी ऑब्टेन्ड बाय सेपरेट स्टडी, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है और आप कोई अलग कंक्लूजन नहीं निकाल सकते दोनों को अलग अलग स्टडी करके, है ना। फॉर एग्जाम्पल इन ड्राई रीजन वेयर देयर इज नो रिवर बट बाई टेक्नोलॉजी ह्यूमन कैन ऑब्टेन वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल, मतलब ये कह रहे हैं कि जो सूखा जगह है वहां पे कोई नदी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान जो है वहां पे पानी ला ले रहा है ना, जैसे ट्यूबवेल खोद के ट्यूबवेल के जरिए पानी ले ले रहा है जमीन से, ठीक है, जमीन खोद के, ठीक है। बट इट वाज इनिशियल सक्सेस बिकॉज आफ्टर सम टाइम वाटर लेवल क्या बोलते हैं डाउन होगा, देन फिजिकल जो है एनवायरनमेंट स्ट्रांग ओवर ह्यूमन, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो शुरुआत समय में जो है ह्यूमन जो है फिजिकल पे तो हावी हो गया कि उसने गर्मी जो जगह था सूखा जगह था वहां पे बोर खोद के ट्यूबवेल लगा के जमीन खोद के ट्यूबवेल लगा के पानी निकाल लिया, लेकिन जब ज्यादा ही पानी वो जब निकालने लगेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ का जो वाटर लेवल है वो डाउन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वही फिजिकल एनवायरनमेंट ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर हावी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हार्थस्टोन ने क्रिटिसाइज किया कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये हार्थस्टोन का मानना है। अब जानते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्सेस कॉन्टेम्प्रेरी ज्योग्राफी, ठीक है। तो एस एम अली ने सपोर्ट किया हिस्ट्री ज्योग्राफी को, उन्होंने ये कहा, ठीक है, कि मतलब हमें स्टडी क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, इन सब पॉइंट्स पे स्टडी करना चाहिए, ऐसा ऐसा मली ने कहा कि हमें स्टडी करना चाहिए कि फाइंड करना चाहिए हिस्टोरिकल कॉसेस विच चेंज द ज्योग्राफी, कि भाई क्या कारण से ये जो ज्योग्राफी है वो चेंज हुआ है, हिस्टोरिक कल्चर सिविलाइजेशन इन व्हाट वे ज्योग्राफी अफेक्ट देम, मतलब ये जो भी कल्चर आज बने हैं जो भी सिविलाइजेशन आज आ रहे हैं तो किस तरह से जो ज्योग्राफी है इनको अफेक्ट किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाउस स्ट्रक्चर ड्रेसिंग कंडीशन एग्रीकल्चर टेक्निक, मतलब भाई उनका जो रहने का जो तरीका है उनका जो पहनावा है उनके एग्रीकल्चर टेक्निक है उनको स्टडी करो, है ना। तो उसको स्टडी करने से आपको पता चल जाएगा कि भाई किस वजह से मतलब ये जो ज्योग्राफी है वो चेंज इफेक्ट किया है उनको, इन व्हाट वे सिटी विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, ठीक, मतलब किस तरह से जो शहर बसे हैं विलेज बसे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बसे हैं उससे आप इतिहास कुछ समझ सकते हैं, इन व्हाट वे ज्योग्राफी चेंज विथ टाइम, ठीक है, मतलब समय के साथ में कैसे जो ज्योग्राफी है वो जो चेंज हुआ, मतलब भाई जो टेम्परेचर सॉइल रेन इसको आप स्टडी करें, इन व्हाट वे ज्योग्राफी अफेक्ट देम एंड अकॉर्डिंग टू दैट अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन, ठीक है, मतलब एस एम अली ने हिस्ट्री को आप पहले देखिए हिस्ट्री में क्या क्या घटनाएं हुई और उसके वजह से क्या क्या अभी बदलाव हुए या क्या अभी जो सच चल रहा है और उससे हमको करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ऐसा ऐसा मली ने कहा, ठीक है, मतलब हिस्ट्री को आप देखिए और फिर करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करिए, ठीक है, ये ऐसा मली ने कहा, ठीक है। अब ये हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्सेस कॉन्टेम्प्रेरी ज्योग्राफी को लेके जो क्रिटिसिज्म है वो क्या हुआ कि हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड कॉन्टेम्प्रेरी, ठीक, अच्छा ये एक चीज और याद रखिए, कॉन्टेम्प्रेरी ज्योग्राफी का मतलब होता है कि भाई अभी जो करंट सिचुएशन करंट ज्योग्राफी जो है सिर्फ उसको स्टडी करना, हिस्ट्री को देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए सपोर्ट इस तरीके से किया एसएम अली ने, कॉन्टेम्प्रेरी ज्योग्राफी मतलब जो करंट ज्योग्राफी सिर्फ उसको स्टडी करो, हिस्ट्री को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है अभी जो हालात है सिर्फ उस पर फोकस करो, ये होता है आपका कॉन्टेम्प्रेरी ज्योग्राफी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो ये हो रहा है झगड़ा उसको लेके क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड कॉन्टेम्प्रेरी ज्योग्राफी बोथ आर कनेक्टेड, भाई ये दोनों अलग नहीं है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, contemporary geography after some time become history geography, so they are not separate with each other, so they are not separate with each other, मतलब कि contemporary geography जो है वो कुछ समय के बाद में मतलब जो अभी अभी का जो ज्योग्राफी चल रहा है वो कुछ समय के बाद में हिस्ट्री ज्योग्राफी बनी जाएगा, तो भाई दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है ये कह रहा है ना, क्रिटिसिज्म है। वो ज्योग्राफी आर यूज टू फाइंड द रियलिटी ऑफ ज्योग्राफी, दोनों ज्योग्राफी का मकसद यही है कि भाई ज्योग्राफी का रियलिटी को फाइंड आउट करो, फॉर एग्जांपल करंट एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया, टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रीन रेवोल्यूशन बिफोर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी का एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, बाय दिस
वी गेट बेटर प्लान फॉर करंट इंडिया एग्रीकल्चर। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपको करंट एग्रीकल्चर सिस्टम को समझना है, उसको सुधारना है, तो हमको अंडरस्टैंड करना होगा पुराने समय में क्या सिस्टम चल रहा था। जैसे पुराने टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, ठीक है, आज़ादी के पहले क्या क्या किया करते थे, ठीक है, 19 सेंचुरी के समय में क्या क्या होता था। तो अगर इन सब चीज़ों को हम समझेंगे, जानेंगे, तो उससे हम बेटर प्लान बना सकेंगे करंट इंडियन एग्रीकल्चर को लेके, है ना। तो ये है क्रिटिसिज्म किस चीज़ को लेके, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्सेस क्या है आपका फिजिक्स कॉन्टेम्प्रेरी ज्योग्राफी, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया आपका डुअलिज्म और डाइकोटमी, है ना। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।